हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपका भी पेपर होने वाला है 7 तारीख को। अब देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लगा रखा है ना, ये अभी हुआ था 31 दिसंबर को 2023 में, है ना। तो ये अभी का ही पेपर है और सेम ऐसे ही पेपर आपको आने वाला है। थोड़े बहुत क्वेश्चन बदले हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन सेम ही आएंगे। और आप मार्किंग देख सकते हैं, और आपको 3 घंटे मिलेंगे। 75 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ मैंने पीडीएफ में सारा क्वेश्चन पेपर डाल दिया, आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इनके आंसर देखेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली के विकास की व्याख्याएं करें। ये आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको डेफिनेटली पेपर में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब दिल्ली सल्तनत पे जितने भी राजा आए हैं ना, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, बलबन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, ऐसे जो पूरे जो मतलब सल्तनत पे जो राजा आते रहे हैं, उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया है एकता प्रणाली में, है ना। और एकता प्रणाली कैसे विकसित हुई है उनके मतलब शासन काल में, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो देखिए, एकता प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो राजा होता है वो अपने जो भी मंत्री होते हैं या बड़े बड़े सिपाही होते हैं, अफसर होते हैं, उनको पैसों के बदले में जमीन दे देते हैं ना। उस जमीन को ही इक्ता बोला जाता है। और जो उस जमीन का मालिक होता है वो इक्तेदार हो जाता है। जैसे कि आपने फ्यूडल सिस्टम के बारे में पढ़ा है ना, ये सेम वैसा ही होता है ना। जैसे उसमें क्या होता है कि फ्यूडल सिस्टम में जो राजा होता है वो फ्यूडल लॉर्ड्स बनाता है, तो इसमें भी क्या होता है, जो राजा था वो इक्तेदार बनाता था, है ना, उनको इक्ता देता था, यानी जमीन देता था। जो इक्तेदार होते थे वो जमीन का क्या करते थे, वहां से टैक्स वसूल करते थे, फिर कुछ हिस्सा खुद रखते थे और फिर कुछ हिस्सा राजा को दे देते थे। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ना, यही एकता प्रणाली है। तो देखिए, जो एकता प्रणाली थी सबसे पहले अरब और अफगानिस्तान में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले जो मुस्लिम राजा थे वहीं पर थे, है ना। तो वहां पे ये प्रणाली स्टार्ट हुई थी। फिर जब जो उनने भारत पे हमला करा था, फिर भारत पे जब राज करा था, जब ये भारत के अंदर आ चुकी थी प्रणाली, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, अरब और अफगानिस्तान में। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, भारत में जो सबसे पहले जो इस प्रणाली की शुरुआत करी थी वो कौन किसने करी थी, मोहम्मद गौरी ने। लेकिन देखिए, जो मोहम्मद गौरी था ना, उसने कोई सिस्टम वगैरह नहीं बना रखा था। मतलब वो जिसका मन चाहे उसको जमीन दे देता था, जो भी उसका जो करीबी था या कोई मंत्री था या कोई अधिकारी था, उसको ऐसी जमीन दे देता था। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था इसके लिए। तो इसको पहली बार जो प्रॉपर सिस्टम में लाया वो था इल्तुतमिश। तो देखिए, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो उसके मरने के बाद उसका जो दास था, यानी जो गुलाम था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो राजा बन गया था। फिर जब वो मर गया था ना, मतलब उसके बाद इल्तुतमिश आया था। तो ये इल्तुतमिश ना जो स्लेव डायनेस्टी थी, यानी जो गुलाम डायनेस्टी थी, उसका दूसरा राजा था। तो एक तरीके से जो एकता प्रणाली है ना, उसकी नींव इसी ने रखी थी। मतलब ये पहले भी होता रहा था, मतलब लोग क्या, राजा तो थे ना, वो अपने अधिकारियों को जमीन देते रहते, लेकिन इसने क्या प्रॉपर सिस्टम बना रखा था कि किसको जमीन दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, है ना। और कितनी जमीन दी जाएगी उसका मतलब मेजरमेंट कराता था, और हिस्से करता था कि कितने इक्तेदार बनाए जाएंगे। तो जो प्रॉपर सिस्टम था ना, वो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। तो देखिए, इल्तुतमिश ने ये जो एकता प्रणाली थी ये इसलिए बनाई थी ताकि वो केंद्र को मजबूत कर सके, यानी जो राजा की पावर है उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर सके, है ना। और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। और जो मतलब जो टैक्स वो लेता था ना, एक अच्छी प्रॉपर व्यवस्था बन जाए टैक्स की, और उसको टैक्स मिलता रहे, जिससे क्या होगा, जो सेंटर है वो पावर में रहेगी। लेकिन देखिए, जो राजा जो अधिकारियों को जमीन देता था ना, ऐसा नहीं है कि जो जमीन है वो अधिकारी की हो जाएगी। राजा कभी भी उनको हटा सकता था, उनको दूसरी जगह पे भेज सकता था, और कभी भी उनको इक्तेदार से पोस्ट से हटा सकता था, है ना। तो मतलब जमीन देने का मतलब है कि तुम्हें बस टैक्स कलेक्ट करना है, आधा तुम्हें रखना है, आधा सरकार को देना है ना। ये नहीं कि तुम जमीन के मालिक हो गए, वो जमीन कभी भी ले सकता था वापस, है ना। तो मतलब एक तरीके से मतलब उसको जमीन को अलॉट कर देना कि बस तुम यहाँ से टैक्स वसूल करो, बस ये काम था उसका इक्तेदार का। और देखिए, अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो जो इल्तुतमिश थे उनके बाद गयासुद्दीन बलबन भी आए थे, उन्होंने भी इक्तेदार प्रणाली में अपना योगदान दिया था। उन्होंने दीवाने अर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसका काम था इक्तेदारों को संभालना और उनको लैंड को कंट्रोल करना, है ना। अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके। अब देखिए, मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर है कि आपको आंसर कितना बड़ा लिखना है। अगर आपको ज्यादा बड़ा आंसर लिखना है तो आपको ज्यादा राजा ऐड कर सकते हैं, है ना। वो आपके ऊपर है कि आप कितना लिख सकते हैं, है ना। अभी इस पीडीएफ में मैंने इसलिए नहीं डाला कि ऑलरेडी मतलब ये जो आंसर है काफी बड़ा है, क्योंकि राजा बहुत सारे हुए थे, स्लेव में भी हुए थे, फिर खिलजी में भी 3 4 हुए, फिर तुगलक में भी 3 4 हुए।
अब हर राजा के बारे में तो बताया नहीं जा सकता है ना, तो जो मेन मेन राजा थे उनके बारे में मैंने बताया है। ये भी मैंने एडिशनल बताया कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो गयासुद्दीन बलबन थे उन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बनाया था इसको देखने के लिए। उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका अंत हो गया था ना 1290 में। फिर 1290 में फिर खिलजी वंश आता है। फिर जो खिलजी वंश था उसकी जो मतलब स्थापना थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसने कई सारा डेवलपमेंट किया था इसमें, इस प्रणाली में। और आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो काफी कुछ जानते ही होंगे, कैसे वो मतलब अपने जो मतलब शायद चाचा लगता था उसको उसको मार के राजा बन गया था। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चाचा या नाना कुछ तो लगता था, लेकिन उसको ही मारकर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी हासिल कर लेता है। तो देखिए जो एकता प्रणाली थी उसका सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट था वो इसी के काल में हुआ था ना। अलाउद्दीन ने कई सारे सख्त नियम बनाए थे कंट्रोल करने के लिए। उसने क्या करा था कि जो इक्तेदार थे ना वो काफी ज्यादा संख्या में थे, बहुत मतलब छोटे छोटे लैंड्स में बटे हुए थे, है ना। मतलब उनको उसने क्या करा कि जो ये छोटे छोटे इक्ता थे ना उन सबको इकट्ठा करो एक बड़ा इक्ता बना दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ सके। क्योंकि इसको क्या करनी थी, अपनी सेना मजबूत करनी थी, क्योंकि ये युद्ध वगैरह करता रहता था, तो इसको बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो इसको टैक्स ज्यादा मिल सके तो इसने क्या करा, छोटे छोटे इक्तादारों को हटाया और एक बड़ा सा मतलब सारी जमीन को मिला के एक बड़ा इक्ता बना दिया। अब देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि जो इक्तेदार होते थे, अब मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, अब वो क्या करते थे 20 पहले अलग रख लेते अपने थे, और फिर कहते थे कि 80 रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, फिर उसमें भी अपना हिस्सा रखते थे, है ना। तो मतलब करप्शन काफी ज्यादा उस टाइम पे बढ़ गया था। तो इसी करप्शन को दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने कई सारी पॉलिसीज बनाई थी ना, रूल और रेगुलेशन बनाए थे, और ये काफी ज्यादा हार्ड भी थे। अब देखिए खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। फिर यहाँ पे भी दो तुगलक जो मशहूर तुगलक हुए थे, एक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे थे फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा थे उस टाइम पे जो इक्ता प्रणाली थी उसको काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। क्योंकि देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे जो फेल हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए कि उन्होंने क्या करा था, कैपिटल को चेंज करने की कोशिश करी थी। उस टाइम पे जो दिल्ली थी वो कैपिटल थी, अब वो चाहते थे कि कहीं और कैपिटल शिफ्ट हो जाए, तो वो सबको उठाते, मंत्री हो गए जितने भी सैनिक वगैरह हो गए और लोग हो गए, सबको कहते चलो हम कहीं और कैपिटल बसाएंगे। तो वहां पे लेके जाते हैं, वहां पे फिर पता नहीं उनका मन नहीं लगता या फिर कामकाज नहीं चलता, कहते चलो वापस दिल्ली, फिर वापस दिल्ली ले जाते हैं। फिर इसमें कई सारा टाइम और पैसा दोनों खर्च होता है। इसकी वजह से जो एकता प्रणाली थी उसको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। और जो एकता प्रणाली थी जितना मतलब टैक्स आना चाहिए था ना वो भी अब कम हो चुका था, है ना। क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें नए नए रोज नए कानून बना देते थे और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, जब मन करा वो कर दिया। तो इस कारण बस इनके शासन काल में जो इक्ता प्रणाली थी उसको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और जो टैक्स आता था वो भी कम हो चुका था। लेकिन देखिए इन्होंने एक चेंज ला दिया था। पहले क्या होता था कि जितने भी जो इक्तेदार होते थे वो खुद कलेक्ट करते थे, फिर खुद रख लेते थे, फिर राजा को देते थे। लेकिन इसने जो प्रोसेस था उसको चेंज कर दिया, इसने नया रूल ला दिया था। वो नए रूल में क्या था कि अब जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा पहले राजा के पास जाएगा, फिर राजा डिसाइड करेगा कि किसको कितना देना है ना। पहले सारे इक्तेदार टैक्स देंगे, फिर राजा डिसाइड करेगा किस इक्तेदार को कितने रुपए देने हैं, है ना। तो ये नया रूल इसने स्टैब्लिश कर दिया था। तो देखिए ऐसे इसने कई सारे रूल बनाए जिसकी वजह से जो करप्शन था वो और ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो जो इक्तेदार थे वो क्या करते थे, पहले ही अपना हिस्सा रख लेते थे, फिर राजा को देते थे, फिर राजा उनको फिर देता था, हाँ। तो इससे करप्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी की वजह से जो एकता प्रणाली थी उसको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब देखिए मोहम्मद के बाद आते फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए जो करप्शन था ना ये सबसे ज्यादा करप्शन को कम कर रहे थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने मतलब जो पूरी प्रणाली थी उसको रिवाइव करा था ना, उनका पुनर्जीवित करा था। पूरे जो प्रोसेस थे उसको मतलब अच्छे से शुद्धता करी, जितने भी करप्ट लोग थे उनको हटाया और पूरे प्रोसेस को सुधारा। और इक्तादार के बीच में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा था ना उसको रोकने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए, और इक्तेदार कोई भी भ्रष्टाचार ना कर सके इसलिए इन्होंने कई सारी गाइडलाइंस को जारी करा। तो देखिए इन्होंने कई सारे अपने एफर्ट्स डाले, लेकिन मतलब उस टाइम पे जो उसका जो प्रभाव था ना एकता प्रणाली का वो काफी कमजोर हो चुका था। मतलब अब जितना टैक्स पहले आता था ना अब उतना टैक्स आ नहीं पा रहा था। अब देखिए तुगलक वंश का जब अंत हो जाता है तो उसके बाद सैयद आते हैं और फिर लोधी राजवंश आते हैं। अब देखिए इनके शासन काल में एकता प्रणाली का भी विकास नहीं हो पाया। जो एकता प्रणाली थी उसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी। क्योंकि यह काफी ज्यादा युद्ध वगैरह कर रहे थे, कोई किसी को मार दे रहा था, कोई घर का ही खुद को मार दे रहा था, है ना। कोई भाई भाई अपने आपस में लड़ रहे थे, कोई दूसरा आके मार जा रहा था राजा को। तो जब तो राजा की जो पावर थी ना इस टाइम तक काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और ऊपर से भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका था उस टाइम पे। फिर देखिए सबसे एंड में होते हैं लोधी राजवंश। तो देखिए जो लोधी डायनेस्टी होती है इसको जो बाबर होता है वो हरा देता है। जो लोधी का जो मतलब आखिरी जो राजा होता है ना इब्राहिम लोधी,
जो आखिरी जो दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी राजा होता है उसको बाबर हरा देता है। फिर यहाँ से जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट होता है ना। तो जो आखिरी जो था ना ये लोधी, तो ये मर जाता है। तो इसके बाद जो ये सिस्टम था ये कोलैप्स कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। फिर जो इक्तेदार होते थे, जमीन के मालिक होते थे, वो सारा टैक्स खुद ही रख लेते थे, टैक्स वसूल करके खुद ही रख लेते थे। फिर कोई भी राजा को ये नहीं देते थे। अब देखिए इसके बाद जो बाबर आता है ना वो पूरा मतलब सिस्टम ही चेंज कर देता है। तो ये आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए इसकी समरी देखिए, जो सबसे पहले जो एकता प्रणाली है उसका विकास होता है। विकास कब होता है? इल्तुतमिश विकास करता है इसका। फिर विस्तार कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। फिर जो तुगलक आते हैं वो इसको चुनौती देते हैं ना। फिर उसके बाद जो सैयद और लोधी आते हैं फिर वो गिरावट कर देते हैं इसमें काफी ज्यादा। और अंत में जो ये जो सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे इसकी समरी समझ सकते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट यानी विकास हुआ, फिर एक्सपेंडेशन यानी विस्तार हुआ, फिर इसको चैलेंजेस देखने को मिले, चुनौतियां मिली, और फिर बाद में इसमें गिरावट आई। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो खिलजी राजवंश था उसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। फिर उसके बाद उसको मारकर अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी ताकि वो युद्ध कर सके। तो बड़ी सेना के लिए उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने कई सारे बाजार नियम बनाए, है ना। तो बाजार को कंट्रोल करने के लिए उसने एक मतलब जो प्रॉपर सिस्टम है उसको स्टैब्लिश करा। और उसने ना कीमतों को भी नियंत्रित करा, यानी कोई चीज मार्केट में कितने रुपए पे बेची जाएगी उसका जो दाम है वो पहले से ही तय कर दिया जाता है। और कोई अगर वो दाम उस मतलब उससे ज्यादा बेच देता है तो उसको सजा दी जाती है। तो उसने एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो कीमतें थी उनको तय कर दिया और एक प्रॉपर सिस्टम स्टैब्लिश करा, है ना। तो देखिए अलाउद्दीन ने जो प्रणाली बनाई थी उसको बाजार नियंत्रण या दीवाने रियासत प्रणाली भी कहा जाता है। तो देखिए बाजार नियंत्रण के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उसमें क्या क्या था? तो सबसे पहले तो जो कीमत है उनको तय करना, कोई सी चीज कितने में बिकेगी सबसे पहले ये चीज को तय कर देना। और जमाखोरी और जो काला बाजारी होती थी उसको रोकने के लिए ये नियम लाया गया था। और ये जो नियम था ना काफी ज्यादा हार्ड था। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि कोई अगर मान लीजिए दुकानदार है, वो कोई सामान दे रहा है, मान लीजिए 10 ग्राम उसने कम दे दिया, तो मतलब ऐसा नियम था कि उसके शरीर में से जो 10 ग्राम हिस्सा है ना मांस का वो अलग कर दिया जाता था। इतने हार्ड इसके नियम थे। और कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता था, यानी सारे जो आइटम है उसको जो सामान है उसको पहले इकट्ठा करके नहीं रख सकता था, वरना उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। और देखिए अलाउद्दीन ने ना एक अलग प्रणाली चलाई थी जिसका नाम था दाग प्रणाली, है ना। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो घोड़े होते थे ना उनके शरीर पर दाग बना दिया जाता था, जो मतलब लोहे को गर्म करके एक मतलब खाल पे निशान बना देते हैं ना, वैसे करके एक दाग प्रणाली बनाई। इससे क्या होता था कि जो लोग होते थे वो सस्ते में घोड़े खरीद के महंगे दामों में बेचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते थे, जिस पे दाग लग जाता था उसपे पहले से उसका जो रेट है वो फिक्स हो जाता था, और जो एक बार खरीद लेता था उसी रेट पे उसको बेच सकता था, है ना। तो इससे जो मतलब एक रेट है ना फिक्स कर दिया गया था घोड़ों के ऊपर। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सट्टा बाजार था जिसमें मतलब घोड़ों पे सट्टा लगाया जाता था, बोली लगाई जाती थी, तो वो रुक गई थी इसकी वजह से। अब देखिए जो अलाउद्दीन था ना उसको मेन पैसे चाहिए था, वो बस ये आइडिया सोचता रहता था कि कहाँ से मुझे टैक्स मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। और देखिए उसने एक नई प्रणाली और बनाई थी, मतलब कृषि से रिलेटेड। तो ये क्या करता था, जो मतलब जो प्रणाली थी वो थी खालिसा प्रणाली। इसके अंदर क्या होता था कि जो कृषि होते थे, जो किसान होते थे, उनकी जो भूमि होती थी ना उसका जो एक मेन हिस्सा होगा, महत्वपूर्ण हिस्सा, वो सीधा सीधा कौन नियंत्रित करेगा? जो राजा होता था, यानी जो खिलजी होता था ना, अलाउद्दीन खिलजी, वो सीधा उसके अंडर में आती थी जो कृषि की जो जमीन थी। उसने एक ऐसा नियम भी बना दिया था। अब जब उसने जमीन नियंत्रण में ले ली तो अब क्या करेगा? उस पर टैक्स लगाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या होता, जो किसान थे उनको भी टैक्स भरना पड़ जाता था। अब किसानों को अपनी जमीन के लिए राजा को टैक्स देना पड़ रहा था। और फिर जो उगाई होगी, वो जो फसल उगेगी, वो जो मतलब फसल बेचेंगे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब अलाउद्दीन को बस पैसे चाहिए थे, पैसों का भूखा था, है ना। इसको जितना हो सके उतना मतलब इसको पैसे दे दो ताकि ये और ज्यादा सेना खड़ी कर सके और युद्ध लड़ सके। अब देखिए जो बाजार नियंत्रण जो कानून लाया था ये इसलिए लाया था ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब मजबूत कर सके अपने राज्य की, है ना। मतलब एक जो फ्लो है पैसों का वो बरकरार रहे। लेकिन अब देखिए इसने इतने सारे टैक्स ही लगा दिए कि जो किसान है वो कुछ कमा ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो इसका फिर विरोध करने लगा, कई सारे लोगों ने इसका फिर आलोचना भी करी थी। देखिए मेन काम था इसका भ्रष्टाचार को कम करने का, है ना। लेकिन ये भ्रष्टाचार को कम करते करते इसने इतना टैक्स लगा दिया, इतने सख्त नियम कानून बना दिए कि लोग अब इससे परेशान हो चुके थे, है ना। लोग इसका विरोध करने लगे थे। अब अगला आपका क्वेश्चन है, नयनकार प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखिए जो एकता प्रणाली थी ना सेम वैसी नयनकार प्रणाली थी, लेकिन वह डिफरेंस क्या है? वो कहा था दिल्ली सल्तनत में थी एकता प्रणाली, और ये थी विजयनगर एम्पायर में। ये विजयनगर कहाँ है? आज का जो कर्नाटक है ना वहां पर ये उस टाइम पे विजयनगर था, है ना, 14th सेंचुरी में।
जो विजयनगर एम्पायर था वहां पे नयनकार प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये सेम वैसे ही जैसे फ्यूडलिज्म है, इक्तदार प्रणाली, वैसी ही नयनकार था। इसमें भी नयन जो नायक होता था, नायक कौन होता था? जो नयन था ना, नयन जमीन को बोला जाता था। तो जो राजा होता था जमीन दे देता था और फिर उससे टैक्स वसूल करता था। तो ये सेम वही प्रणाली है, बस नाम बदले हैं लेकिन जो काम है वो एक ही है। तो नयनकार प्रणाली में क्या होता था कि जो राजा होता था ना वो नायक को चयन करता था। नायक कौन होता था? जो जमीन का मालिक, जैसे इक्तेदार है ना वैसे ही यहाँ पे नयनकार प्रणाली में नायक हुआ करता था। तो जो नायक होता था उसका काम ये था कि लोगों से टैक्स वसूल करना और आधा खुद रखना और कुछ हिस्सा राजा को दे देना। और देखिए जो नायक होता था उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि जो उसका जो एरिया उसको दिया गया तो उस एरिया में उसको मतलब सैनिक भी खड़े करने होते थे, मतलब वो सैनिक की भर्ती भी करता था। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते थे वो नायक देखता था। वो टैक्स भी कलेक्ट करता था और सैनिक को भी भर्ती करता था, है ना। और फिर जब राजा कहीं युद्ध लड़ने जाता था उसको सैनिकों की जरूरत होती थी, तो ये नायकों को बोलता था कि भाई मुझे सैनिक दो, है ना। फिर जो नायक होते थे जितने भी, वो अपने एरिया में से सैनिक देते थे राजा को लड़ने के लिए। तो एक तरीके से जो नायक होता था उसका रेवेन्यू और डिफेंस दोनों में काम होता था। अब देखिए जो नायक होता था उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को वो प्रोटेक्शन दे सके, है ना। जो भी उसको जमीन दी गई है वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनसे टैक्स भी ले और बदले में उनको प्रोटेक्शन भी दे, है ना। वो सेना का भी इस्तेमाल कर सकता था, राजा की तरफ से उसको परमिशन दी गई थी, वो जितनी चाहे सेना का इस्तेमाल कर सकता था। और वहां पे जितने भी विवाद होते थे, लड़ाई झगड़ा होते थे, तो नायक होते थे वही सुलझाया करते थे। और जो नायक होते थे उनका ये भी काम होता था कि जो किसान होते थे ना उनको जमीन प्रोवाइड करवाना खेती करने के लिए, है ना। तो पेड़ों को मतलब कटवाना, है ना, जमीन को साफ करवाना, उपजाऊ बनवाना, तो ये सब भी नायक का काम होता था। अब देखिए जो एकता प्रणाली थी जैसे उसका अंत हो गया था, वैसे ही जो नयनकार प्रणाली है, जब विजयनगर का पतन हुआ 16वीं शताब्दी में, तो उसी के साथ जो नयनकार प्रणाली थी उसका भी अंत हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो शेरशाह सूरी था उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस किए थे। तो जो शेरशाह सूरी था ना वो 1540 में और 1545 तक रहा, यानी 15 साल वो राजा था। तो देखिए प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, जैसे कि सबसे पहले जो इनकी जो नीति थी वो क्या थी कि जो भूमि होती थी, लैंड को इन्होंने पहले अच्छे से नापा कि कितनी टोटल हमारे पास लैंड है, भूमि है। फिर उन्होंने फिर सब में बांटा और फिर कौन कितना टैक्स देगा उसके लिए प्रॉपर पूरा सिस्टम तैयार करा। और इस प्रणाली को जब्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि जमानत जब्त होती है ना, वैसे ये टैक्स को जब्त कर लेता था। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो किसान थे वो जितना भी गेहूं वगैरह उगाते थे, जितना भी उनका प्रोडक्शन था, तो उसमें जो आधा जो कुछ शेयर होता था वो राजा का पहले ही तय होता था कि मैं इतना टैक्स लूंगा, मतलब एक चौथाई या एक तिहाई टैक्स में लूंगा। तो इसने क्या करा, इस पॉलिसी को ही चेंज कर दिया। अब उसने शेयर को हटाकर एक फिक्स रेट तय कर दिया कि मतलब अब मैं इतने रुपए लूंगा। मान लीजिए तुम 10 रुपए की सेल करो 50 रुपए की, मैं 2 रुपए का टैक्स लूंगा। तो उसने एक फिक्स जो टैक्स है ना वो तय कर दिया, है ना। जो शेयर होता था पहले कि मैं इतना परसेंट लूंगा इतना परसेंट लूंगा, उसको हटा दिया। देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि एक स्थिरता और निष्पक्षता आ गई थी, है ना। अब मतलब कोई अमीर है चाहे गरीब है लेकिन टैक्स दोनों से सेम तरीके से लिया जाएगा। और इससे क्या हुआ कि एक स्थिरता, स्टेबिलिटी आ गई, है ना। अगर जो मतलब नहीं दे पा रहा वो भी उसके लिए फिक्स रेट तय कर दिया कि आप इतने दे सकते हैं रे। और देखिए शेरशाह सूरी ने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही जो दाग प्रणाली थी उसको स्टार्ट करा, है ना। अब घोड़ों को पर दाग लगाए जा रहे थे ताकि जो घोड़े हैं ना वो दोबारा से रीसेल ना हो सके। तो देखिए एक फायदा और होता है, जिस घोड़े पे दाग लग जाता है ना तो उससे पता चल जाता है कि हाँ एक शाही घोड़ा है ना, मतलब एक मतलब बड़े राजा का घोड़ा है ना। और उसको भी सुख सुविधा भी दी जाती थी घोड़े को, और जो उसका जो घुड़सवार होता था, है ना, जो सैनिक होता था उसको भी काफी सुख सुविधाएं मिल जाती थी। और देखिए इसी के साथ साथ जो शेरशाह सूरी था उसने कई सारे रोडे बनवाई, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े शहर थे वो आपस में जुड़ सके, है ना। और कनेक्टिविटी होगी, है ना, नेटवर्क बनेगा, तो इससे क्या होगा जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा, है ना, तो व्यापार बढ़ा, है ना, क्योंकि रास्ते अब जुड़ चुके थे। और जो रास्ते इसने बनाए थे ना उस पे भी ये जो टैक्स है ना वो वसूल करता था। तो ऐसे करके इसने कई सारे परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी और एक प्रशासनिक परिवर्तन की नींव रख दी थी। इसी के आगे इसके बाद कौन आए थे? मुगल आए थे, तो उन्होंने फिर इसी को कंटिन्यू करा था। यानी जब शेरशाह सूरी मर रहा था ना तो उसने मतलब एक पूरा जो प्रॉपर सिस्टम है ना उसको स्टैब्लिश कर चुका था, है ना, उसको विस्तार भी कर दिया था। बस आगे आगे के जो राजा है उन्होंने फिर इसी जो पूरा जो सिस्टम
स्टैब्लिश था उसी को आगे कंटिन्यू करा। ठीक है, तो अभी के लिए यही रखते हैं ना, 4 क्वेश्चन अब कर लिए, अगले पार्ट में बाकी के 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं, है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि पेपर से पहले वो वीडियो देख सकें। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।